दोस्तों 1 जून 2001 नेपाल की वो काली रात जो नेपाल को झकझोर देने वाली रात थी, जिस रात के बारे में कहा जाता है कि ये राजशाही के लिए सबसे अंधेरी रात थी और इसके बाद लोकतंत्र का सूरज उगा। आज हम उसी 1 जून 2001 की उस घटना का पूरा विश्लेषण लेके आए हैं जिसके बाद राजशाही का खात्मा हो गया। आज के इस वीडियो में मैं उस श्राप का भी जिक्र करूंगा जिसमें कहा गया था कि शाही परिवार की 11वीं पीढ़ी ही बस नेपाल में शासन कर सकेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा क्योंकि नेपाल में जिस तरीके के हालात हैं उसके बारे में पूरी दुनिया इस समय जानना चाहती है कि राजशाही थी क्या और लोकतंत्र नेपाल में आया कैसे। राजशाही जब खत्म हुई तो आखिरी राजा कौन था और किस श्राप के कारण आखिर राजशाही खत्म हुई थी और इसके साथ ही 1 जून 2001 की वो कौन सी घटना है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नेपाल की सबसे काली रात थी जिसके बाद नेपाल में राजशाही का खात्मा हो गया। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आपको उसी रात के बारे में जानकारी दिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इस कहानी में प्यार है, इस कहानी में साजिश है, इस कहानी में दुश्मनी है, इस कहानी में श्राप है, बहुत सारी चीजें इस कहानी में है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आपको वो कहानी और उस रात से आपको रूबरू कराते हैं। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत विश्लेषित वीडियो है, ये बहुत जानकारी भरा वीडियो है और अगर यकीन मानिए कि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आखिर राजशाही का खात्मा कैसे हुआ और नेपाल में लोकतंत्र आया कैसे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नेपाल की उस काली रात की पूरी दास्तान से। दोस्तों 1 जून 2001 जिसे कहा गया नेपाल के इतिहास में दरबार हत्याकांड, ये दरबार हत्याकांड क्या था, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि 2001 में राजशाही थी तो राजा कौन था। राजा थे वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और इनकी रानी थी ऐश्वर्या और इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनको कहा गया इनका उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंस दीपेंद्र और इनके छोटे प्रिंस मतलब ये कैसे इनके छोटे बेटे प्रिंस निराजन। ये 4 लोगों के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है और ये 4 जो किरदार हैं इनको ध्यान से समझ कर रखिएगा। दोस्तों राजशाही थी लेकिन जो राजा थे जिनका नाम था वीरेंद्र शाह, ये वहां उस समय राजशाही थी, उसके बाद भी संसद और संविधान थी, लोगों को सरकार चुनने का अधिकार था और उस समय कोइराला प्रधानमंत्री थे। अब आपको आगे बता दिए चलते हैं। उस रात नारायण होती दरबार जो त्रिभुवन संसद में एक डिनर था। अब इस डिनर के बारे में बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कहानी का आउटलाइन समझाते हैं। दोस्तों एक शाही पार्टी थी और उस पार्टी में 22 लोग शामिल थे, 22 लोग, राजा का परिवार, रिश्तेदार, कुल मिलाकर 22 मेहमान उसमें शामिल थे और ये जो पार्टी हुई थी वो काठमांडू के नारायण होती दरबार त्रिभुवन संसद में हुई थी और वहीं पे हमेशा ये पार्टी हुआ करती थी क्योंकि हर महीने में ये पार्टी 2 बार हुआ करती थी और उस दिन राजा के परिवार, रिश्तेदार मिलाकर कुल 22 लोग वहां पे मौजूद थे और रात के तकरीबन 8:50 होते हैं और उस दौरान एक गोली की आवाज सुनाई देती है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पार्टी होती थी शाही पार्टी, उसमें सिक्योरिटी गार्ड तक के आने की अनुमति नहीं थी क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव पार्टी थी, बहुत संरक्षित पार्टी थी, उसमें किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं थी। जो सुरक्षा गार्ड थे वो भी 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर दूर खड़े होते थे, वो भी इक्का दुक्का करके। तो इस तरीके से आप समझिए कि सिक्योरिटी जो है वो नाम मात्रा थी, बहुत दूर थी और वहां पे केवल शाही परिवार के लोग पार्टी कर रहे थे। 8:50 पर एक गोली चलती है और एक गोली चलने के बाद
तकरीबन 1 मिनट बाद धड़ाधड़ 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 तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लगातार फायरिंग होती है। फायरिंग का आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी एकदम दहशत में आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। आनन फानन में वो किसी तरीके से वहां पहुंचते हैं और उसके बाद सबसे आखिरी गोली चलती है 9 mm पिस्टल से 2 गोली, 2 फायरिंग होती है और ये 2 फायरिंग के बाद ये सिलसिला फायरिंग का खत्म हो जाता है। दोस्तों सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस पूरे त्रिभुवन भवन में एकदम जो फर्श था वो खून से लथपथ था। 11 लोग खून से लथपथ थे और 3 अन्य लोग गार्डन की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे और इन्हीं 11 लोगों में से एक नाम था राजा वीरेंद्र विक्रम शाह का। वो भी खून से लथपथ घायल अवस्था में एकदम पड़े हुए थे। दोस्तों अब समझिए, उसके बाद इन तमाम लोगों को 11 से 14 लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है। आनन फानन में सुरक्षाकर्मी आते हैं और उनको अस्पताल ले जाते हैं। कौन से अस्पताल? छावनी काठमांडू के आर्मी अस्पताल, जो तकरीबन काठमांडू त्रिभुवन संसद भवन से तकरीबन 4.5 किलोमीटर मतलब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वहां पे ले जाते हैं और जब बचाने की प्राथमिकता सबसे पहले राजा की थी कि राजा को सबसे पहले बचाया जाए। हालांकि सारे जो वहां पे 14 लोग गए थे सभी के जान की कीमत उसी तरीके से थी, लेकिन चूंकि वीरेंद्र शाह राजा थे तो उनको बचाने के लिए जद्दोजहद बहुत तेज हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो बच सकें और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। तो चलिए आपको जरा ये तस्वीरों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ये राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह जो उसके बाद खत्म हो गए। इसी के साथ और भी जो लोग थे उनको बचाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन एक के बाद एक तकरीबन 9 लोग की जिंदगी समाप्त हो गई। इसमें रानी ऐश्वर्या, उनके पुत्र कुमार निराजन जो उनके छोटे पुत्र थे वो, इसके साथ ही उनकी बेटी छोटी श्रुति, ये और उसके साथ ही जो राजा वीरेंद्र विक्रम शाह थे उनकी बहन शांति, शारदा और उनके पति कुमार खड़का और उनकी चचेरी बहन जयंती और इसके साथ ही उनके छोटे भाई धीरेन्द्र, ये सारे लोग खत्म हो चुके थे। तो बचा कौन कौन था और घायल कौन कौन हुआ था वो भी समझिए। जो बचे थे वो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र थे। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। अब आप समझिए, जो आखिरी 2 गोली चली थी वो एक गोली इनके सर के किनारे से निकली थी जो इन्होंने अपने ऊपर चलाई थी, जो 9 mm की पिस्टल से चली थी। तो ये पूरी तरीके से जख्मी थे, घायल थे, इनको भी ले जाया गया। तो इनके साथ ये घायल थे, इसके साथ ही जो वीरेंद्र शाह के भाई ज्ञानेंद्र थे, उनकी पत्नी थी और उनकी जो चचेरी बहन केतकी थी, ये तीनों लोग घायल थे और इसी के साथ वीरेंद्र विक्रम शाह की छोटी बहन शोभा ये घायल थी। तो ये तीनों चारों लोग तो बच गए दोस्तों, लेकिन क्राउन प्रिंस, जिनको कहा जाता है कि नेपाल के इतिहास का सबसे कम दिन का राजा, सिर्फ 2 दिन का राजा, ये 2 दिन के राजा चुने गए थे। उसके पीछे की कहानी चलिए आपको आगे समझाते हैं। दोस्तों नेपाल के इतिहास में 2 दिन का राजा इनको चुना गया था और इस घटना को, जब ये घटना घटी 9 लोग खत्म हो गए और आनन फानन में सारी चीजें हुई, अस्पताल ले जाया गया, तब तक तकरीबन 14 घंटे तक किसी को, पूरे नेपाल में किसी को खबर नहीं थी इस घटना के बारे में, क्योंकि जो नारायण सिटी दरबार था जहां पे पार्टी चल रही थी वहां से पूरे टेलीकम्युनिकेशन को काट दिया गया था दोस्तों। और इस घटना के तकरीबन 14 घंटे बाद 2 जून 2001 को सुबह 11 बजे नेपाल के रेडियो पर जो कार्यक्रम चल रहा था उसको रोककर इस बात की जानकारी दी गई कि वीरेंद्र शाह का निधन हो गया और अब अगले राजा दीपेंद्र शाह होंगे, जो उस समय कोमा में थे। उनको 2 से 3 दिन तक उनका जो इलाज था वो चला था, वो जिंदा भी थे लेकिन कोमा में थे। आगे की कहानी आपको बताते, इसीलिए मैं ऊपर लिखा कि नेपाल इतिहास के 2 दिन के राजा दीपेंद्र शाह। पूरे नेपाल सन्न रह गया कि ये जैसे ही न्यूज ये आई कि वीरेंद्र शाह अब इस दुनिया
में नहीं रहे। पूरा नेपाल सन्न हो गया, सदमे में चला गया कि आखिर ये हुआ क्या अचानक से। और उसके बाद चूंकि जो वहां के राजा थे उनको भगवान विष्णु के अवतार के तौर पे लोग वहां पे पूजते थे, बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, लोग उनकी पूजा करते थे। लेकिन जैसे ये खबर आई तो उसके बाद पूरे नेपाल में सनसनी मच गई। दोस्तों उस वक्त ये दुर्घटना थी, जब बताया गया लोगों को कि यह दुर्घटना कैसे हुई तो बताया गया कि ऑटोमेटिक गन के एक्सीडेंटल फायरिंग से यह घटना हुई। लेकिन लोगों को यह तमाम चीजें पच नहीं रही थी। और उस समय के प्रधानमंत्री राजप्रसाद कोइराला जो वहां थे, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया कि यही चीजें हुई थी, ऑटोमेटिक गन का एक्सीडेंटल फायरिंग हो गया जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन लोग समझते थे कि इतने सारे लोगों की जान अचानक से लगातार फायरिंग हुई और चली गई, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी। और इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र शाह और उनका परिवार की उसके बाद शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा निकाली गई, वो भी बहुत ऐतिहासिक थी दोस्तों, क्योंकि 2 जून 2001 को शाम 4 बजे आर्मी अस्पताल से पशुपतिनाथ मंदिर तक यह शव यात्रा निकली और तकरीबन 8 किलोमीटर की यह शव यात्रा थी। और यकीन मानिए कि आज जो जेनजी आंदोलन हो रहा है, जितने लोगों को आप देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा लोग इस शव यात्रा में, वीरेंद्र शाह के शव यात्रा में और उनके परिवार के शव यात्रा में, पूरा नेपाल उखड़ पड़ा था। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी थी, वहां पे इस शव यात्रा को देखने के लिए पूरा नेपाल चला आया था। लाखों लोगों ने राजा के सम्मान में खुद का सर मुड़वा लिया था। कभी आपने सुना है किसी के सम्मान में खुद का, कोई किसी के बारे में जानते ना हो आप, कोई प्रधानमंत्री, आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी के साथ कुछ हो जाता है तो कोई, तमाम ऐसे लोग हैं, लाखों लोग अगर उस देश के सिर मुड़वा ले तो कितनी बड़ी बात होगी। जो यहां पे लाखों लोग नेपाल के जो है अपने राजा के सम्मान में सर मुड़वा लेते हैं और उसके बाद जो है, जो इनका सर मोड़ता है, मतलब जो इनके बाल बनाता है, जो नाई था, वो भी 1 रुपया कोई नाई किसी से पैसा नहीं लिया था। इस प्रकार की रिपोर्ट है दोस्तों। इसी के साथ शाम को बागमती नदी के किनारे आर्य घाट पर इनका अंतिम संस्कार होता है। और इधर जो नए राजा दीपेंद्र शाह बनाए गए थे, ये इनको होश ही नहीं थी। और 2 दिन के नेपाल के इतिहास में एक ऐसे राजा जिनको होश ही नहीं थी, उनको राजा बनाया गया था और वो थे दीपेंद्र शाह, वीरेंद्र शाह के उत्तराधिकारी, या फिर ये कह सकते हैं कि बड़े बेटे। 2 दिन बाद 4 जून को सुबह तकरीबन 3:45 पर इनकी भी डेथ हो गई। अब आप समझिए कि दीपेंद्र शाह जो 2 दिन से कोमा में चल रहे थे, 2 दिन बाद 4 जून को सुबह 3:45 पे डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी ब्रेन डेथ हो गई और इनका भी उसके बाद दाह संस्कार करवाया गया। अब सवाल यह खड़ा हो गया था कि जब पूरा शाही परिवार खत्म हो चुका था तो फिर अब राजा कौन बनेगा। तो इसको लेकर जब सवाल खड़ा हुआ तो सामने एक नाम आया वीरेंद्र शाह के भाई का, जिनका नाम था ज्ञानेंद्र शाह। ज्ञानेंद्र शाह को 4 जून को ही राजा बना दिया गया। ये खबरें प्रकाशित हो गई पूरे नेपाल में, पूरी दुनिया की मीडिया, चूंकि इतना बड़ा खबर था, पूरी दुनिया की मीडिया नेपाल में पहुंचने लगी। ये खबर हाईलाइटेड होने लगी। पूरे नेपाल एक साथ मांग करने लगा जांच की, क्योंकि हर नेपाल का वासी ये जानना चाहता था कि 1 जून 2001 को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी खबर जो है बाहर तक नहीं पहुंच सकी और इतने सारे लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। दोस्तों राजा ज्ञानेंद्र ने 2 लोगों की कमेटी बनाई। जब लोगों से मांग आई, जब पूरे देश में मांग उठने लगी, तो 2 लोगों की एक कमेटी बनाई और कमेटी जो है वो जांच करने लगी। इसी के साथ दुनिया की जानी मानी पुलिस डिपार्टमेंट स्कॉटलैंड यार्ड को भी इसमें शामिल किया गया और उसके बाद ये संयुक्त टीमें जो है जांच करने लगी। 1 हफ्ते ये जांच चली, 1 हफ्ते जांच चली और उधर हालात बिगड़ने लगे। हालात क्यों बिगड़ने लगे? क्योंकि ज्ञानेंद्र के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, क्योंकि ज्ञानेंद्र जो राजा बने थे उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। इसलिए क्योंकि ज्ञानेंद्र को लोग पसंद नहीं करते थे और उनके बेटे जिनका नाम पारस है,
पारस था उनको भी लोग पसंद नहीं करते थे। तो इन दोनों लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे और ये राजा बन गए थे। और इनके उत्तराधिकारी, इनके बेटे जो पारस थे, उनको लोग नशेड़ी, गजेड़ी और अय्यासबाज कहते थे। और उसके बाद हुआ भी वही कि इनको जो है सत्ता से उखाड़ने के लिए लोगों का गुस्सा जो है शुरू हो गया। जिस तरीके से आगजनी हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, उस समय भी उसी बगावत का एक हिस्सा देखने को, जिस तरीके से आज देखने को मिल रहा है, उस समय देखने को मिल रहा था दोस्तों। उसके बाद उधर हालात बिगड़ने लगे, ज्ञानेंद्र के खिलाफ पूरी बगावत छिड़ गई, क्योंकि राजा ज्ञानेंद्र की छवि अच्छी नहीं थी और उनके बेटे युवराज पारस की भी छवि जो है वो अच्छी नहीं थी। उधर एक हफ्ते तक जो है इन्वेस्टिगेशन चला उस रात के पूरे कांड का। और उसके बाद उनमें जो जिंदा बचे लोग थे उनके स्टेटमेंट लिए गए। इसके साथ ही जो नारायण हट्टी के स्टाफ थे, जो उस त्रिभुवन संसद के स्टाफ थे, उनके बारे में पूरी जानकारी ली गई, उनसे सवाल जवाब किया गया और तमाम लोगों से तहकीकात करने के बारे में जो पता चला वो एक परंपरा से जुड़ा हुआ था दोस्तों। ये उस रात की कहानी एक परंपरा से जुड़ी हुई थी और वो परंपरा ये था कि जो शाही परिवार था वो हर महीने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, एक पार्टी मनाता था। सबसे पहले महीने की शुरुआत का जो शुक्रवार पड़ता है और तीसरा जो शुक्रवार पड़ता है, इन दो दिनों में, महीनों में पार्टी मनाई जाती थी। ये पार्टी कभी राजा देते थे, कभी रानी देती थी, कभी कोई और देता था। तो इस बार जिस पार्टी जो दे रहा था वो दीपेंद्र शाह थे, मतलब वीरेंद्र शाह के बड़े पुत्र वीरेंद्र शाह ये पार्टी दे रहे थे। और इसी दिन जो है सारा मामला गड़बड़ हुआ। महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को पार्टी होती थी। यह पार्टी कभी राजा देते थे, कभी रानी देती थी और इस बार यह पार्टी क्राउन प्रिंस दीपेंद्र की तरफ से थी। 1 जून 2001 को शाम 6:45 पर उस खास जगह पे त्रिभुवन संसद में जो दीपेंद्र हैं वो पहुंच चुके थे और वहां पे वो बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। एक एक कर लोग पार्टी में आना शुरू हुए और उसके बाद जब पार्टी में भीड़ बढ़ने लगी, चूंकि 22 लोग कुल पार्टी में पहुंचे हुए थे, तो एक सवाल आने लगा कि जो भाई थे वीरेंद्र शाह के, ज्ञानेंद्र, जिनको राजा बनाया गया था, वो उस पार्टी में नहीं पहुंचे थे दोस्तों। वो पोखरा किसी काम से गए हुए थे और उसके बाद यह सवाल शुरू हो गया कि आखिर वो कहां है। तो बाद में पता चला कि उनके बेटे और उनकी पत्नी, उनकी बहू आई है, लेकिन ज्ञानेंद्र जो है, वो जो उनके भाई थे, वो नहीं आए हैं। राजा भी सबसे आखिरी में पहुंचे, वो इसलिए क्योंकि वो अपने दफ्तर में किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे और इसीलिए उस पार्टी में सबसे आखिरी में जो शख्स पहुंचा था वो राजा खुद थे, वीरेंद्र शाह। दोस्तों हुआ क्या कि उस दिन जो दीपेंद्र शाह थे वो उस दिन बहुत, चूंकि ऑर्गेनाइज यही किए थे पार्टी, बहुत ज्यादा ये शराब पिए हुए थे, बहुत ज्यादा ये नशा किए हुए थे और उस समय वो गांजा भी पिए हुए थे। और वॉकी टॉकी से इन्होंने उस दौरान, पार्टी के दौरान भी गांजा मंगवाया और कुछ देर बाद इनको मिल गया और पार्टी में सबके सामने ये गांजा पीते हुए भी दिखाई दिए, ये रिपोर्ट कहती है दोस्तों। और उस दिन दीपेंद्र बहुत नशे में थे, हालत इस तरीके के हो गए थे कि जो परिवार के सदस्य थे, जो रिश्तेदार थे, वो इनको कंधे के सहारे जो है वो एक खास जगह पर एक कमरे में ले गए जहां पे आराम करने के लिए इनसे कहा गया। लेकिन उस दिन हुआ ऐसा कुछ जो इनके आराम में खलल डाल दिया। क्या हुआ, चलिए आपको समझाते हैं। दोस्तों दीपेंद्र को लोग किसी तरीके से आराम करने के लिए कमरे में ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो उठते हैं, फिर उल्टियां करते हैं और उसके बाद एक कॉल करते हैं। ये कॉल उनके जिंदगी का सबसे आखिरी कॉल था। उसके बाद, कॉल करने के बाद वो अपने कपड़े एक्सचेंज करते हैं। कपड़े एक्सचेंज जो करते हैं वो आर्मी के कपड़े पहनते हैं, आर्मी के कपड़े पहनते हैं और वो बंदूक लेकर बाहर निकलते हैं। और एक बंदूक नहीं दोस्तों, 4 बंदूक, 4 अलग अलग तरीके के ऑटोमेटिक गन लेकर वो पार्टी की तरफ बढ़ते हैं। जब पार्टी की तरफ वो बढ़ते हैं और अपने पिताजी को देखते हैं, वीरेंद्र शाह को, जो राजा थे, उनको देखते हैं, तो वो अपने हाथ में, चूंकि पार्टी चल रही थी, तो एक कोक का ग्लास लिए हुए वो पी रहे थे और रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे थे। तो चूंकि जो दीपेंद्र शाह थे, जो क्राउन प्रिंस थे, उत्तराधिकारी थे, इनको बंदूकों का बहुत शौक था। तो उनके पिताजी ने सोचा कि ये बंदूक किस लिए लेकर आया है, क्योंकि ये दिखाना चाहता है हमको बंदूक, चूंकि ये बार बार, अधिकतर इनके जो कलेक्शन थे वो बंदूक, बहुत अधिक कलेक्शन वाले बंदूक थे इनके पास। तो
इनके पिता ने सोचा पार्टी में ये मुझे बंदूक दिखाने आया है। तो जब ये बंदूक लेकर अपने पिता की तरफ बढ़ते हैं तो इनके पिता भी कुछ कदम इनकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञात ही नहीं था कि ये क्या करने वाला है। और उसके बाद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पिता वीरेंद्र शाह की तरफ बंदूक घुमाया और ट्रिगर दबा दिया और गोली जो है वो यहां जाकर लगी और वो अचेत अवस्था में गिर गए। उनके आखिरी शब्द थे, ये तुमने क्या कर दिया। ये उनके आखिरी शब्द थे वीरेंद्र शाह, राजा वीरेंद्र शाह के आखिरी शब्द, 10वें राजा नेपाल के शाही परिवार के, उनके आखिरी शब्द थे कि ये तूने क्या कर दिया। दोस्तों उसके बाद बंदूक से राजा वीरेंद्र पर उन्होंने वार किया और इसके साथ उन्होंने बारी बारी करके तकरीबन 13 लोगों को लहूलुहान कर दिया। और कुछ देर बाद वो गार्डन की एक एरिया में गए जहां छोटा सा पुल बना हुआ था, वहां खूब चिल्लाकर अपने फ्रस्ट्रेशन निकाले और फिर 2 गोलियां चली। दोस्तों एक गोली का तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन दूसरी गोली जो कान के रास्ते जो है सिर से निकल गई, वो 9 mm की पिस्टल से चली थी जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र को लगी और ऐसा कहा जा रहा था कि वो खुद को ही गोली मार लिए। इसके बाद सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचते हैं और आगे की कहानी आपको मैंने पहले ही बता दी। अब चलिए दोस्तों आपको आगे समझाते हैं कि आखिर ये जो इतनी सारी चीजें हुई इसके पीछे का मकसद क्या था। तो मकसद दोस्तों इसमें बहुत सारी थ्योरी मिलती हैं। कहा जाता है कि जब इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग इन्वेस्टिगेशन किए, जब जांच रिपोर्ट जो है सार्वजनिक किए, तो उसमें कहा गया कि ये सारी चीजें जो है वो प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई थी। दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि युवराज दीपेंद्र जो इंग्लैंड में पढ़ाई करने गए थे और इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उनको एक लड़की मिलती है देवयानी राणा। देवयानी राणा जो है इनसे मिलती है और उसके बाद दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, प्यार परवान चढ़ता है। और उसके बाद जब ये नेपाल लौटते हैं वापस से, तो उसके बाद ये अपने परिवार से कहते हैं कि जिससे शादी करने वाले हैं देवरानी राणा के बारे में अपने परिवार से बताते हैं। तो इनकी जो माँ ऐश्वर्या है वो इससे नाराज हो जाती हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि वो नहीं चाहती थी कि कोई दुश्मन वंश की लड़की उनके राजघराने की बहू बने। हुआ ये दोस्तों कि जंग बहादुर राणा जो तकरीबन 1846 में जो एक काजी थे, नेपाल के एक काजी थे, वो किसी तरीके से हाउस अरेस्ट करके शाही परिवार के राजा को ये किसी तरीके से सत्ता हथिया लेते हैं। और उसके बाद से ये दुश्मनी जो है सदियों सदियों से चली आ रही थी और इसी दुश्मनी का शिकार जो है कहीं ना कहीं दीपेंद्र और देवयानी जो है ये दोनों बन गए। इनकी दोनों की प्रेम कहानी बन गई। दोस्तों उसके बाद हुआ ये कि जब इनके घर परिवार वाले मना करने लगे तो उसके बाद दीपेंद्र नशे के आदी हो गए और लगातार वो नशे करते थे, शराब पीते थे, गांजा पीते थे, तमाम चीजें की। उसके बाद इनके परिवार वाले पाबंदी लगाना शुरू कर दिए, उनके पैसों में कटौती, उनके खर्चों में कटौती शुरू कर दिए। ये तमाम चीजें दीपेंद्र के माइंड में घर कर गई और उसके बाद उस दिन वो सारी चीजें कह सकते हैं कि आप उन्होंने जो कांड किया 2001 में 1 जून को, वो सारा कुछ पूरी दुनिया ने देखा। और यही वो कारण था, कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस जो उत्तराधिकारी थे, जो बनने वाले थे, वो इसी वजह से, इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है इतना बड़ा कांड किए। लेकिन एक और थ्योरी कही जाती है दोस्तों, एक और कहानी इसमें प्रचलित है, उस रात की कहानी जिसमें एक श्राप जुड़ा हुआ है। दोस्तों कहा जाता है कि शाह परिवार के पहले राजा जिनका नाम है पृथ्वी नारायण शाह वंश के पहले, शाह वंश के पहले ये राजा थे और ये एक बार जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल की तरफ जब ये जाते हैं तो इनको एक साधु मिलता है, तो साधु को ये प्रणाम करते हैं और उसके आदर सम्मान और खातिरदारी के लिए उस साधु को 1 कटोरी दही का एक कह सकते हैं कंटेनर देते हैं उनको खाने के लिए। तो जो साधु होता है वो थोड़ी सी दही खाता है और उसके बाद कहता है राजा से कि अब मैं नहीं खाऊंगा, अब इसको आप खाइए। तो चूंकि दही जूठा हो गया था, राजा उसको खाते नहीं हैं और उसको फेंक देते हैं और सारी की सारी दही राजा के पैरों में गिर जाती है। इससे साधु बहुत जो है नाराज होता है और वो नाराज इस कदर होता है कि वो शाह वंश के पृथ्वी नारायण शाह को एक बहुत बड़ा श्राप दे देता है। वो कहता क्या है
कि शाह वंश के केवल 10 पीढ़ी नेपाल पर राज करेगी। 11वां राजा आखिरी राजा होगा शाह परिवार का या फिर शाही परिवार का। 11वां राजा ही आखिरी राजा होगा। और दोस्तों हुआ भी वही। ज्ञानेंद्र शाह जो वीरेंद्र शाह के भाई थे वो 11वें राजा बने। और ठीक वैसे हुआ जो श्राप में लिखा गया था, जो कहानियां कहती हैं ठीक उसी तरीके से हुआ। और उसके बाद जब ज्ञानेंद्र राजा बनते हैं दोस्तों, तो होता यह है कि जो राजशाही में संसद और संविधान का जिक्र और जिस तरीके से उसकी अवधारणा नेपाल में बनी हुई थी, उसको पूरी तरीके से चेंज करके ज्ञानेंद्र ये चाहते थे कि पूरी तरीके से राजशाही कायम हो जाए। और इसको लेकर माओवादी संगठन जो है वो उग्र हो जाता है। और उस समय संसद में एक ऐसा 2007 में प्रस्ताव लाया जाता है जो राजा की सारी शक्तियों को छीन लेता है और उसके बाद वहां से लोकतंत्र स्थापित होता है। तो ये पूरी कहानी 2001 से लेकर 8 तक की थी, जिसमें कई कड़ियां जुड़ी हुई थी। कहानी के अंदर कहानी थी, प्यार था, दुश्मनी थी, साजिश थी, बहुत सारी चीजें इसमें थी। क्या ये कहानी आपको पहले पता थी राजशाही की? लोकतंत्र कैसे नेपाल में आया, क्या इसकी कहानी आपको पता थी? और आज जिस तरीके से हो रहा है, क्या एक नए बदलाव की तरफ नेपाल बढ़ रहा है? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।